तो जो हमारी थर्ड विधि है, थर्ड मेथड है, उसका नाम है स्टिकर्स सिंथेसिस, स्टिकर्स का संश्लेषण। तो इसके अंदर लाइन लिखोगे, लिखो एल्डिहाइड HCN से रिएक्शन करके क्या होता है, जब एल्डिहाइड HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है या रिएक्शन करके साइनोहाइड्राइड बनाता है, साइनोहाइड्रिन या हाइड्राइन बनाता है, जिसका जल अपघटन और अमोनीकरण, वाटर हाइड्रोलाइसिस और अमोनोलाइसिस अमोनीकरण करने पर अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड को HCN से रिएक्शन करवानी है, तो ऑक्सीजन पहले इसके लोन पर हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, CN अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा बाहर, CN- अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, ठीक है। यहाँ पर CN जोड़ दो। सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस, तो हमने हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो दो जल के मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, एक तो इस तरीके से टूटेगा और एक इस तरीके से ब्रेक होगा, तो सीधा यहाँ पे हमें रिएक्शन करा दी। फिर अमोनोलाइसिस करवाना था, तो NH3 से यहाँ पे रिएक्शन करवाई है, तो ये कैसे टूटेगा, NH2 सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस। अब देखो ये OH और ये H+, ये H2O बना लेंगे, ठीक है, और सीधा का सीधा अमोनिया यहाँ पे जुड़ जाएगा, अमोनियम आयन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल बन गया, ठीक है। ये हमारे पास में अमीनो अम्ल बनता है। ये रिएक्शन है स्टिकर सिंथेसिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लेना। अगली जो फोर्थ सिंथेसिस है वो है कूप्स सिंथेसिस, कूप का संश्लेषण। तो लिखेंगे इसमें फोर्थ है हमारा कूप्स सिंथेसिस, कूप का संश्लेषण। इसके अंदर लिखो जब कीटोनिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाई जाती है, जब कीटोनिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाई जाती है, तो इमीन बनता है, तो इमीन का फॉर्मेशन होता है। जिसके अपचयन से, इस इमीन के अपचयन यानी रिडक्शन से अमीनो अम्ल बनते हैं, जिसके अपचयन से अमीनो अम्ल बनते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं।
यहाँ एग्जाम्पल करके लिखना, क्योंकि हमने एक कीटोनिक एसिड लिया है ना, या ऊपर भी लिखा हुआ है कीटोनिक एसिड की रिएक्शन हम एसिड है, कीटोनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? अमोनिया से, NH3 से करवा रहे हैं, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास में? पहले तो ये बनेगा, अब इसका इमीन बनेगा। इमीन पता है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ी होती है, ठीक है, कार्बन और डबल बॉन्ड N। इसका रिडक्शन कराएंगे, जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? अमीनो एसिड की। तो ये है हमारा अमीनो अम्ल। देखो आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब अपचयन करवाया जाता है ना तो क्या होता है, देखो यह डबल बॉन्ड आपको जहाँ दिख रहा है, अपने को डबल बॉन्ड को तोड़ना है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ऐसे करके यहाँ पे एक मतलब ये तोड़ नहीं रहे हैं अपन, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है ना। जब आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दो, वहाँ अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से इसका हाइड्रोजन है और ये तो निकल जाएगा, ठीक है। NH2 यहाँ पे अटैक करेगा और इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। तो H2O निकला और NH आके यहाँ जुड़ गया, तो ये बना है, यहाँ पे लिख लेना ये इमीन है, और अपचयन से या क्या बना है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बने हैं। ये था कूप संश्लेषण। कोई भी नेमिंग रिएक्शन मत छोड़ना, 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, भले ही 3 में पूछ ले, भले ही 5 में पूछ ले, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब फिफ्थ जो रिएक्शन है उसका नाम है फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। फिफ्थ मेलोनिक एस्टर के द्वारा हमने क्या बनाना है? अमीनो एसिड बनाना है। तो लिखो फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। हिंदी में मेलोनिक एस्टर के द्वारा अमीन का संश्लेषण, सॉरी अमीन नहीं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का संश्लेषण। लिखो मेलोनिक एसिड का बेस की प्रेजेंस में, मेलोनिक अम्ल का बेस की प्रेजेंस में, यानी कोई भी क्षार की उपस्थिति में एल्काइलेशन करवाया जाता है, एल्कीनीकरण। मेलोनिक एसिड का क्षार की उपस्थिति में एल्कीनीकरण करवाया जाता है। इसके बाद हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण के बाद, आफ्टर दिस हम क्या करवा रहे हैं? हैलोजनीकरण। इसके बाद हैलोजनीकरण करवाया जाता है, या फिर हैलोजनीकरण की हेल्प से, उसकी सहायता से एमिनो मेलोनिक एस्टर बनता है। एमिनो मेलोनिक एस्टर, अमीनो मेलोनिक एस्टर बनता है और इसके अपचयन से
और इसके अपचयन से अमीनो अम्ल बनते हैं, और इसके अपचयन से अमीनो अम्ल बनते हैं, इसके अपचयन से अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है। मैलोनिक एस्टर, जब मैलोनिक एस्टर है ये हमारे पास, ये है मैलोनिक एस्टर, इसकी रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है। क्षार मैंने यहाँ लिया है KOH, ये इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। मैलोनिक एस्टर से हम कैसे अमीनो एसिड बना सकते हैं, तो क्षार मैंने यहाँ लिया है KOH। ठीक है। अब KOH को हम K+ और OH- लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकलेगा और इधर से OH- निकलेगा, तो H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H+ निकला है तो कार्बन पे क्या आ जाएगी, माइनस, कार्बन पे माइनस आ जाएगी। ऐसे ही लिखना है स्टेप वाइज। ठीक है। कार्बन पे माइनस आ जाएगा। अब हमने दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था, हैलोजनीकरण करवाना है ना। तो RX से इसकी रिएक्शन करवा दो। ठीक है। अब RX से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि ये माइनस R पे अटैक करेगा। हैलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा। X- निकल गया बाहर, R जुड़ गया, अटैच हो गया, ये हमारे पास में बन गया। अब दूसरे वाले हाइड्रोजन को और निकालना है, इस वाले हाइड्रोजन को दोबारा निकालना है, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसकी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, बेस से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिर से हमारे पास यही कंपाउंड बनेगा, यही आयन बनेगा। अब इधर मैंने Cl2 से रिएक्शन करवाया है, क्योंकि अगर मैं RX से रिएक्शन करवाती तो R को निकालना फिर से मुश्किल हो जाता। Cl तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो तो निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसने Cl पे अटैक किया, Cl यहाँ से निकल गया, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास में बन गया। अब हमने इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवानी है, हमें अमीनो मैलोनिक एस्टर बनाना है, तो अमोनिया से यहाँ रिएक्शन करवा दी। इसका तो H+ और इसका Cl- निकल के HCl बना देंगे। अब HCl बनाया यहाँ पे, फिर हमने इसका अपघटन करवाना है। ठीक है। अपघटन हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, COOR, इसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ HOH से रिएक्शन करा दी, इस तरीके से दोनों ROH निकल जाएंगे, यहाँ से अल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और OH- इस पे जुड़ जाएगा, यहाँ से OH- इस पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, NH2 भी मिल गया। लेकिन अमीनो अम्ल के अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दो तो होते नहीं हैं, इसलिए मैं इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करवा दूंगी। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH + CaO, वो भी 1:1 में लिया है, इसलिए यहाँ से CO2 गैस के रूप में निकल जाएगी, और CO2 निकलेगी तो हमारा अमीनो एसिड हमें मिल जाएगा। ये पूरी रिएक्शन अच्छे से लिख लेना, समझ के, और ये आती भी है, मैलोनिक एस्टर की पूछी जाती है, तो इन रिएक्शंस पे, इनकी मैकेनिज्म पे ध्यान देना है, अच्छे से समझ के लिखना है। अब जो हमारी 6th रिएक्शन है, सिंथेसिस मेथड है, वो लिखेंगे अर्लेनमेयर एजोलैक्टोन सिंथेसिस। अर्लेनमेयर एजोलैक्टोन सिंथेसिस। सिंथेसिस,
यह है हमारा 6th मेथड एमिनो अम्ल को बनाने का। ठीक है, इसमें लिखो जब, या फिर जब हटाओ, लिखो एजोलैक्टोन, एजोलैक्टोन एजोलैक्टोन के हाइड्रोलाइसिस से, जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन एडिशनल प्रोडक्ट, मतलब जो हम साथ में एक उत्पाद बनता है ना, जो एक मेन प्रोडक्ट होता है और एक होता है साथ में जो बन रहा है वो, उससे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जिससे रिड्यूस करवाकर, मतलब अपघटन करवाकर, उसका अपघटन करवाकर अमीनो अम्ल बनता है। एजोलैक्टोन के हाइड्रोलाइसिस से एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जिसके अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। तो हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, यह है इसकी रिएक्शन। इसमें ये होता है फर्स्ट वाला एजोलैक्टोन। एजोलैक्टोन की स्ट्रक्चर बनाई है, ये नहीं, इतनी इतनी ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन। ठीक है, तो ये OH और H इस तरीके से इसको तोड़ेंगे, बीच में से ब्रेक कर दो, है ना। अब इधर वाला पार्ट तो इधर कर दो, ऊपर वाला ऊपर कर दो। ऊपर तो हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, है ना, इस वाली चीज़ में। अब इधर हमारा ये वाला ग्रुप ऐड हो गया। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर जब इसको ब्रेक किया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसने अपने नाइट्रोजन को दिए थे। जब ऑक्सीजन ने इसको कार्बन को दिए तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और इसका हाइड्रोजन इसके ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब होगी यहाँ पे हमने टोटोमेरिज्म करवानी है। ये जो होती है ये टोटोमेरिज्म है। देखो टोटोमेरिज्म का एक सीधा सा तरीका बताती हूँ। जहाँ आपको नाइट्रोजन दिखे ना, वहाँ तो आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है, और ऑक्सीजन दिखेगा ना जहाँ, वहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, बस। ये होती है टोटोमेरिज्म। वैसे तो बहुत बड़ी होती है, रीअरेंजमेंट करके बताया जाता है, लेकिन हमें सिंपल देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, यही किया है मैंने। यहाँ से हाइड्रोजन हटा, डबल बॉन्ड ओ रह गया, यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन लगा दिया। अब लास्ट जो हमारा स्टेप था, जो हमें करना था, वो था अपचयन। किसकी उपस्थिति में, NaHG की उपस्थिति में हमने इसका रिडक्शन करवाया है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, और इसका हाइड्रोलाइसिस भी है, तो HOH से इसको जल अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें तो NH2 चाहिए ना, क्योंकि एमिनो एसिड में यही होता है, NH2 होता है। इस वाले ग्रुप का हमारा कोई काम नहीं है, तो इसको निकाल दो यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल देंगे तो सीधा NH2 आ जाएगा। और ऊपर मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, अपचयन करवाएंगे, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये हो गया अपचयन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से टूट गया और हमें हमारा अमीनो अम्ल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन सॉल्व होती है। ठीक है, अब देखो ये है एजोलैक्टोन को बनाने की विधि। जब हमें एजोलैक्टोन एग्जाम में नहीं आए, तो याद नहीं आए ना, तो इस तरीके से भी आप इसको बना के देख सकते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजोइल ग्लाइसिन से हो तो एजोलैक्टोन बनता है।
ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और ये है हमारा बेंजोइल ग्लाइसिन। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो H2O निकल जाएगा और ये हमारा क्या बना है, एजोलैक्टोन। एजोलैक्टोन हमें मिल जाता है। तो इसको भी एक बार लिख लेना अच्छे से ताकि याद आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ूँ, अब लिखो 7th कर्टियस रिएक्शन। हिंदी में भी इसे कर्टियस ही बोलेंगे, कर्टियस रिएक्शन। और ये है हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। ओ नहीं आएगा, कर्टियस रिएक्शन। देखो ये है हमारी पूरी कर्टियस रिएक्शन। यहाँ से ये स्टार्ट हुई है जब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे हम। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड मतलब C2H5ONa से करवाई जाती है और फिर हैलोजन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में C2H5OH से करवाएंगे, ONa से कराएंगे मतलब सोडियम एथॉक्साइड से, और सेकंड स्टेप में RX मतलब हैलोजन से, एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये है O और C2H5 क्या है, ET। ET बोलते हैं एथेन है, इसलिए मैंने इसे ET से लिखा है। तो OET, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से निकलेगा OR और इधर से भी OR निकल जाएगा और इधर से इधर से Na निकलेगा, ठीक है। तो RONa तो अलग हो जाएगा और C2H5O आके अटैक करेगा इस पे, ठीक है। और ये कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा, यानी OET जोड़ना है हमें, सिंपल सी बात है, सीधा हमें OET ऐड करना है और RX से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से इसका H निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर H प्लस के रूप में निकल रहा है, H किसके रूप में निकल रहा है, H प्लस में, तो CH2 पे तो माइनस आ जाएगा ना। अब यहाँ माइनस आया तो R ने इस पे अटैक करा, ठीक है। यहाँ माइनस आया तो R ने इस पे अटैक कर दिया और R इससे जुड़ गया, ठीक है। R इस पे अटैच हो जाएगा तो ये R यहाँ इस पे ऐड हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, R लिख रखा है। तो एक ही स्टेप के अंदर हमने दो रिएक्शन करवा दी, पहले तो ये वाली C2H5O की और फिर हमने एल्किल हैलाइड को जोड़ा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया। अब ये है हमारी हाइड्रेजीन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रेजीन, हिंदी में भी हाइड्रेजीन, ठीक है। तो हाइड्रेजीन से इसकी रिएक्शन करवाई है। तो देखो यहाँ से मैंने इसको खोल के लिखा है तो H और O मतलब H2O निकला है, यहाँ से सेकंड स्टेप में H2O निकला है और ये सीधी कार्बन से ऐड हो जाएगी, ठीक है। कार्बन से ये नाइट्रोजन सीधी ऐड हो रही है क्योंकि H2O तो निकल गया, इसके तो हाइड्रोजन निकल गए, उसका ऑक्सीजन निकला, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो बचा ना, डबल बॉन्ड के थ्रू हमारे पास में ये नाइट्रोजन इससे ऐड हो रही है और OET ऐसा का ऐसा पड़ा है तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया ना। अब देखो आगे देखते हैं, इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाई है। यहाँ HNO2 को खोल के मैंने लिखा है N डबल बॉन्ड O और OH। कैसे रिएक्ट करेगा HNO2, यहाँ पर ये देखो, ये इसका क्या है, OH है और यहाँ हमारे पास में H2 है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा और इसका क्या होगा, OH, वो निकल के H2O निकाल लेंगे, उस उधर से तो H2O निकाल दो और यहाँ पर ये नाइट्रोजन सीधा इससे ऐड हो जाएगा। मतलब इस नाइट्रोजन को ना आपको इस H2O को हटा के यहाँ ऐड करना है। तो तीन नाइट्रोजन, दो तो इसके पास पहले से ही थे, एक इसका आके जुड़ गया, तो तीन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू इससे जुड़ गए।
अब ये क्या हो रहा है, इसको देखो बड़ा करके दिखाती हूँ मैं। ये वाला स्टेप हो रहा है C2H5OH से रिएक्शन करवाई जब, तब C2H5OH से OH यहाँ पे रिएक्ट करेगा, N2 बाहर निकल जाएगी। ये N2 है ना, ये सीधी बाहर निकलेगी। आई समझ? नहीं आया? देखो यहाँ तक आया क्या? यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आपको इस नाइट्रोजन को उठा के यहाँ ले जाना है, ठीक है, और H2O निकाल देना है यहाँ से। तो 2 H2O निकलेंगे, एक नहीं 2 H2O निकलेगा यहाँ से। तो सीधा है ना, इस नाइट्रोजन को यहाँ ऐड कर दो इसके आगे। ये स्टेप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ सीधा नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ये वाला एक स्टेप था। ओके, अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? 3 ही होते हैं, है ना। इसने 4 बना रखे हैं, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस पे तो मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इधर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 ही बन रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है इसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इस वाले कंपाउंड को देखते हैं अपन। ये हटाने दो। अब देखो इसकी रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है ना, इसकी रिएक्शन C2H5OH से करवाएंगे, C2H5OH से कराएंगे। तो ये जो OH है वो इस पे रिएक्ट करेगा, इस वाले अटैक करेगा इस वाले नाइट्रोजन पे, तो यहाँ से ये N2 निकल जाएगी। ये N2 जो निकल रखी है ना, ये यही है, N2 गैस निकली है। अब इस कंपाउंड का देखो क्या हुआ, इस C2OH5OH ने यहाँ अटैक करा, C2H5OH ने नाइट्रोजन पे, तो इस वाले का तो ऐसा का ऐसा रहा, और ये C2H5OH इधर आके जुड़ गया, क्योंकि यहाँ से तो नाइट्रोजन पूरी ही निकल गई, ठीक है। अब ये CR है, CH CH है, C डबल बॉन्ड O ET, C डबल बॉन्ड O ET है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है। ये ही तो जुड़ा है, तो ये C2H5OH यहाँ आके जुड़ गया। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ? 1 2 3 थोड़ी बनाता है, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब ये हुआ है रीअरेंजमेंट। अब देखो रीअरेंजमेंट किया इसने, यहाँ हुआ है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में ये वाला, ये नाइट्रोजन है, उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, ये इसको देगा, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और खुद निकल जाएगा H+ के रूप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, तो डबल बॉन्ड बना, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, R भी है, CH भी है, C डबल बॉन्ड O भी है, ठीक है, NH भी है, N और H, क्योंकि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दिया ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन सीधा पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज हट गया, यहाँ पे सीधा ऑक्सीजन C2H5 जुड़ गया, वो जिस उसमें जो है वो भी सारा इसमें है, सिर्फ हुआ है एक रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन हमने Br2 से प्लस ये है क्षार हमारा, यानी बेस KOH, बेस से करवाएंगे। अब बेस से करवाएंगे ना, तो हमें ये लाइन याद रखनी है कि यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड O को हटाना है। जब इसकी रिएक्शन Br2 और KOH से करवाई जाती है ना, तो हमें ये वाला जो होता है ना C डबल बॉन्ड O, उसे हटाना है। अब बताओ पूरे में, एक मिनट रुको, पूरे में आपको C डबल बॉन्ड O दिख कहाँ रहा है? ये है ना, यही तो है, तो इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो, इसको तो उड़ा दो, ठीक है। अब देखते हैं हम, R यहाँ है, R यहाँ पे भी है, CH यहाँ था, CH यहाँ था, ये हट गया, ठीक है। आगे वाले को सीधा का सीधा उठा के जोड़ दो, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, और नीचे वाला ऐसे ही पड़ा था, तो ये भी यहाँ पड़ा है। अब हमने कराया है, यहाँ तक समझ आया।
अब हमने कराया है हाइड्रोलाइसिस नीचे तो, यानी जल अपघटन H और OH, और यहाँ कराया है अपचयन, है ना, यहाँ करवाया है अपचयन। H और H जहाँ दिखे वहाँ तो अपचयन होता है, H और OH होता है वहाँ जल अपघटन होता है। तो यहाँ तो मैंने अपचयन करा के C2H5OH एल्कोहल, C2H5OH एल्कोहल को अलग कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, NH2, अमीनो अम्ल के अंदर NH2 होता है ना, तो NH2 आ गया। अब नीचे वाला देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, OET, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड OET, अब यहाँ से फिर से OH और ET निकला और यहाँ OH आके जुड़ जाएगा, तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हमारा अमीनो एसिड इस तरीके से बना है, आए समझ में? इसको, ये है हमारी पूरी रिएक्शन कर्टियस की। इसको समझ के हर एक स्टेप को लिखना है और इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से 5 से 6 बार बना के देखनी है ये रिएक्शन, तब ही समझ में आएगी, नहीं तो कितना भी पढ़ लो नहीं समझ में आने वाली। हर एक स्टेप को खुद से बना के देखोगे, हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। तो ये 7 हमारे मेथड थे कि किस तरीके से अमीनो अम्ल को बनाया जाता है। जो भी नेमिंग रिएक्शन है नाम से दी हुई है, और जितनी भी रिएक्शन है वो सारी ही इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखेंगे रासायनिक भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अमीनो अम्लों की। ठीक है, इसमें लिखो, पहला लिखो अमीनो अम्ल डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। अमीनो अम्ल के डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण का मान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। अमीनो अम्ल के डाइपोल मूवमेंट का मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा लिखो इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, इनका गलनांक भी हाई होता है यानी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। तीसरा लिखो अमीनो अम्ल एक एसिडिक और एक अम्लीय और एक क्षारीय ग्रुप होने के कारण, अमीनो अम्ल में एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप होने के कारण ये परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं, ये परस्पर रिएक्शन कर लेते हैं और एक डाईपोलर या द्विध्रुव आयन, एक डाईपोलर आयन बनाते हैं। एक डाईपोलर आयन बनाते हैं जिसे ज़्विटर आयन कहते हैं। यह है ज़्विटर आयन, हिंदी में भी इसे ज़्विटर आयन ही कहते हैं।
लिखो प्रत्येक अमीनो अम्ल इसी ज्विटर आयन के रूप में पाया जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल इसी ज्विटर आयन के रूप में पाया जाता है, उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। देखो ज्विटर आयन क्या है, क्या होता है ज्विटर आयन? ये है हमारा अमीनो अम्ल, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ, ओके। ये हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन है और इसका जो हाइड्रोजन है ये तो H+ के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, और ये इस पे अटैक करता है, तो ये एक आयन बनाएगा इस तरीके से। मतलब COO H+ के रूप में निकला तो ये OH- और इधर आके जुड़ा तो NH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आयन है ना, कौन सा, ये वाला, ये क्या है हमारा ज्विटर आयन है। उसका नाम लिख देना ज्विटर आयन। इसका क्या नाम है? ज्विटर आयन। अब देखो एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, आप सबको करना है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, और इसका आंसर मुझे बताओगे। लिखो एलानिन, और ये सब जितने भी अमीनो अम्ल है ना, इनकी स्ट्रक्चर देखनी है ज़रूर, कैसे बनेगा। आयन सबका सेम ही बनेगा, है ना, मैंने बताया था ये R चेंज होता है ना। तो लिखो एलानिन तथा एस्पार्टिक एसिड, एलानिन तथा एस्पार्टिक एसिड के ज्विटर आयन बनाए। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है? एलानिन और एस्पार्टिक एसिड के ज्विटर आयन बनाने हैं। सेम ही बनेंगे जैसे मैंने बनाए हैं, बस आप स्ट्रक्चर फॉर्म करके बनाना। ये आपका एक क्वेश्चन है, घर से बना के लाओगे, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है। कितने पॉइंट लिख लिए थे हमने? 3। चौथा लिखो अमीनो अम्ल एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी। अमीनो अम्ल एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी नेचर के होते हैं, मतलब ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब ये एसिड तथा बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब देखो जो हमने ज्विटर आयन बनाया था, रिएक्शन करवाते हैं उसी की। ये लिख लिया था ना कि दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। ये था हमारा ज्विटर आयन। अब पहले मैं इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी, मतलब HCl से, ठीक है। HCl से रिएक्शन करवाई है मैंने, तो H+Cl-, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ना एक हाइड्रोजन ज़रूर निकाल देना इससे NH2 से, ठीक है। और NH2
H मतलब इसको तो NH2 ही रहेगा और माइनस HCl, ये बनेगा। ठीक है, ये तो एसिड से रिएक्शन है, तभी तो ये रिएक्शन में आयन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट थी। सेकंड हम इसी की करवाएंगे किससे, बेस से रिएक्शन। तो हम NaOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। Na+OH-। अब देखो इस NH3 को मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, OH और H, H2O निकल जाएगा। Na+O- से जुड़ जाएगा, ये है सॉल्ट, सीधा NH2, ये बेस से रिएक्शन करने पे बनेगा। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, आए समझ कैसे हुआ। अब अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा आएगा, संभवन बिंदु, समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोला मैंने, समविभव या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु, समविभव बिंदु। इसमें लिखेंगे लिखो, हम जानते हैं या वी नो डैट अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अगर अमीनो अम्ल की रिएक्शन, यदि अमीनो अम्ल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है, अम्ल से करवाई जाती है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ब्रैकेट में लिख लेना ये वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है, मतलब उसकी तरफ चला जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है। लिख लिया। लिखो, क्षारीय मीडियम में, बेसिक मीडियम में NH3 ग्रुप न्यूट्रल मतलब उदासीन, NH3 ग्रुप उदासीन हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है। ये हमने कोई पात्र लिया जिसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है, किसका, अमीनो एसिड्स का, और उस पे दो इलेक्ट्रोड है, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यदि हम एसिडिक मीडियम डालते हैं, एसिडिक मीडियम होगा तो ये क्या करेगा, एसिड पे अटैक करेगा, O- पे, है ना, O- हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव वाले की तरफ ही गति करेगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा एसिडिक मीडियम का होगा। अब हम देखते हैं बेसिक मीडियम का। बेसिक मीडियम का क्या होगा, ये लिख लिया, लिखो बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में देखो क्या होगा, इन बेसिक मीडियम HB लिख सकते हैं हम इसको। बेसिक मीडियम में होगा इधर से H+ निकल जाएगा, तो ये NH2 बन गया। O- रहा तो ये किसकी तरफ गति करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है ये, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। लिखो सॉल्यूशन की वह pH जिस पर इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन की वह pH जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन ना करे, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन ना करे, उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। मतलब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है पर कहीं पर भी आयन नहीं गमन करे, ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वह जो बिंदु होता है जहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है, वो बिंदु आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इतना ही, जिसमें हमने रिएक्शंस और सारी पढ़ ली है, और समविभव बिंदु इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना।